अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खैल की साथज़ादी सिलसिला अली खैल ने 2 रोज़ कबल इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें इस्लामाबाद में टैक्सी में सफ़र के दौरान अगवा करने की कोशिश की गई और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद अफगान हुकूमत ने अपने सफ़ीर और सीनियर सिफारती अमले को वापस बुला लिया है और काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर भी इस्लामाबाद वापस आ गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती कशीदगी उरूज पर पहुँच गई है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक अफगान सफ़ीर की बेटी का दावा दुरुस्त मालूम नहीं होता। सिलसिला अली खैल ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि मैं अपने भाई के लिए तोहफा खरीदने घर से निकली, 2 मिनट बाद एक टैक्सी में बैठकर दुकान पर गई और तोहफा खरीदने के बाद एक और टैक्सी में बैठी। तकरीबन 5 मिनट बाद ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और एक और मुसाफिर को गाड़ी में बिठा लिया। सिलसिला अली खैल के मुताबिक इस पर मैंने शिकायत की कि टैक्सी मैंने बुक की है, इसमें किसी और को क्यों बिठाया। इस पर नए मुसाफिर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अपना मुंह बंद रखो। सिलसिला अली खैल ने बयान में बताया कि इस शख्स ने मेरे वालिद को बुरा भला कहा और कहा कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और एक दिन पकड़ लेंगे। इसी दौरान उसने मुझे धक्का दिया और मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत खौफजदा होकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक इंतहाई गंदी जगह पर थी, ताहम मुझे सड़क नज़र आ रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि घर पर मुलाजमीन भी थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस हालत में देखें, लिहाजा मैं टैक्सी के ज़रिए एक पार्क में गई। वहाँ से मैंने अपने वालिद के एक साथी को कॉल की, उन्होंने मुझे पिक किया और घर पर छोड़ा। बयान पर सिलसिला अली खैल और अफगान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खैल के दस्तखत मौजूद हैं। ये खबर सामने आते ही दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। फिर गलत मालूमात भी शेयर की जाने लगी, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें अफगान सफ़ीर की साथज़ादी की जगह एक ज़ख्मी टिकटॉक स्टार की पुरानी तस्वीर नशर करके प्रोपेगेंडा किया गया। यहाँ तक कि अफगान सफ़ीर को खुद अपनी बेटी की तस्वीर जारी करके इसकी तरदीद करना पड़ी। अफगान सफ़ीर ने अपने ट्वीट में वाक़े की तस्दीक करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ मेरी बेटी को इस्लामाबाद में अगवा करने के बाद सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उनकी तबीयत अब बेहतर है। इस गैर इंसानी हरकत की दोनों ममालिक के मुतालिका हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इस वाक़े का नोटिस लेकर जल्द अज जल्द तहकीकात करने की हिदायत की। अफगान सफ़ीर और उनकी साथज़ादी को दफ्तर खारजा बुलाकर उनका मौक़िफ़ सुना गया और सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई। इस्लामाबाद पुलिस ने अफगान सफ़ीर और उनकी बेटी के कहने पर अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया। अफगान वज़ारत खारजा ने भी इसको अगवा का वाक़या करार देकर सख्त मज़म्मत की। पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब कर एहतजाज किया, पाकिस्तान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद इसे भारतीय एजेंसी रॉ की साजिश करार दिया। 3 फुटेज अभी हमारे पास हैं, 4थी फुटेज को हम ढूंढ रहे हैं। कोई किडनैप नहीं किया गया अभी तक। हमने तो पर्चा दिया इनके कहने पे कि किडनैप किया गया। ये इंटरनेशनल रैकेट है, ये इंटरनेशनल साजिश है, ये रॉ का एजेंडा है। ये रॉ ने सारी दुनिया में ये बात फैलाई है। ये मान ही नहीं रही कि हम पिंडी गए। ये इन्वेस्टिगेशन से भाग जाएंगे, ये कहेंगे हम चलते ही नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि हमारे पास रावलपिंडी की फुटेज आ चुकी है कि ये रावलपिंडी गई। ये एक प्लानिंग है या नहीं ये नहीं मुझे पता। हमने इनके एहतराम में पर्चा दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान वज़ारत खारजा ने बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के बाद इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान की क़यादत ने अगवा के मुजरिमों की गिरफ्तारी और मुकदमे की समाअत समेत तमाम हिफाजती ख़तरात से निमटने तक अफगानिस्तान के सफ़ीर और पाकिस्तान से सीनियर सिफारतकारों को वापस बुला लिया है। बयान के मुताबिक एक अफगान वफ़द इस केस और इससे मुतालिका तमाम उमूर की तफ्तीश और पैरवी के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मज़ीद इक़दामात उन कार्रवाइयों के नताइज पर मुनहसर होंगे। दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत के इस फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाएगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज अफगान हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता किया और एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई। जो अब तक के इक़दामात उठाए हैं उस पर मुझे मुतमईन दिखाई दिए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उनने मुझसे शेयर किया कि हम अपनी एक टीम भी इस्लामाबाद भेजना चाहते हैं। मैंने कहा शौक से आप तशरीफ़ लाइए और वो टीम आए और वो उनका मकसद ये था कि उस टीम को भेजकर हम देखना चाहते हैं कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो क्या है। हमें तो शौक से आइए। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम जॉइंटली वी शुड मूव फॉरवर्ड ऑन दिस केस। हमें कोई इतराज़ नहीं उस पर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आईजी इस्लामाबाद ने इस केस में अब तक होने वाली तहकीकात से भी मीडिया को आगाह किया और बताया कि जो तासुर दरमियान में आया था वो शवाहिद के मुताबिक साबित नहीं होता। तकरीबन हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी है, तो वो जो एक तासुर दरमियान में आया था वो हमारे एविडेंस के मुताबिक वो साबित नहीं होता। हमें उनकी मज़ीद असिस्टेंस की ज़रूरत है कि कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं विच नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन, तो उनकी असिस्टेंस से उनके साथ बैठ के एविडेंस देख के हम
उसको क्लैरिफाई कर सकें। क्योंकि घर से निकल के मार्केट, रावलपिंडी, दामने को, F6, F9 सारा रूट हमने सर्टेन किया, ट्रैक किया, वेरीफाई किया। हमारे पास सारे वो ड्राइवर्स मौजूद हैं जो लेके गए, टेक्निकल एविडेंस है जो उसको करॉबोरेट करता है। वो जो एक वर्जन था, एक तासर था कि जी वो दूसरी टैक्सी में जब वो बैठे तो फिर वो इंसिडेंट हुआ, तो वो दूसरी टैक्सी के ड्राइवर मौजूद है। वो टेक्स अस फ्रॉम इस्लामाबाद खन्ना मार्केट टू रावलपिंडी सदर। यही वो चीज़ें हैं हमारे पास। वी आर ऑलमोस्ट देयर, वेरी क्लोज। वी नाउ वी नीड देयर हेल्प एंड सपोर्ट सो दैट वी विल ऑल सिट टुगेदर एंड डिस्कस दिस। पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। साथ ही वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेख रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जो बात आप कर रहे थे कल इब्तिदाई तहकीकात के बाद, अब एक और ड्राइवर से भी बात होगी, उसके बाद आई इस्लामाबाद भी तकरीबन उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। मगर शेख साहब, क्या किसी भी ड्राइवर ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो गाड़ी में थी, उसके बाद एक और बंदा आकर गाड़ी में बैठता है और उनसे बदतमीजी करता है? किसी एक ड्राइवर ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया? किसी ने बात नहीं की, सब ने कुरान पे, हलफ पे, और सबसे वो खुश गई हैं। चारों ड्राइवरों से वो खुश गई हैं। चारों ड्राइवरों को उन्होंने पेमेंट की है। एक को बल्कि आखिरी जो दामने को से थोड़ा सा ही फैसला है F9 पार्क का, उसने 500 रुपया दिया है। मगर किसी सीसीटीवी फुटेज में भी वो जख्मी नहीं नजर आई या कम से कम परेशान नहीं नजर आई हैं? किसी जगह नहीं। और पहले वो कह रही थी कि मेरे पास फोन जो है ले गए हैं। बाद में जब फुटेज में वो फोन नजर आया तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं भूल गई थी, फोन घर पे था। उन्होंने फोन को पूरा डिलीट करके दिया है। उन्होंने साइबर क्राइम जो जर्मनी से वो पड़ी हुई है, वो हिकमत भी जर्मनी से पड़ा हुआ है, जो उनको वहां से लेके गया। वो सालम है जर्मन की और वो किसी और मुल्क में जा रही है यहाँ से। और सेकेंडली उन्होंने तस्लीम कर लिया, फोन दिया हमें, लेकिन उसमें कोई चीज, वो क्लाउड शलाउड क्या कहते हैं उसको, जो आई क्लाउड भी उन्होंने खत्म करके दिया है। ये किसी चीज को तमाम वो इस सारे जो इंटरनेट के मामलात हैं उनको वो बेहतर समझती हैं। जो फोन मिला है उसमें कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, ना व्हाट्सएप, ना जो कुछ आई क्लाउड, सब क्लियर करके दिया है। उनकी फोरेंसिक भी हो रही है। उन्होंने इंटरनेट भी यूज किया है, दामने को से भी और F9 पार्क से भी उन्होंने इंटरनेट पे वो इस्तेमाल किया है। लेकिन पहले वो इकरार नहीं कर रहे थे कि हमारे पास फोन था। मैं ज्यादा बातें करूंगा फिर दुनिया मेरे खिलाफ एक तूफान खड़ा कर देगी। कौन को सच बताना भी हमारा फर्ज है। देखें, जो मर्जी इंटरनेशनल प्रेशर हो, अगर आपने अल्लाह को जान देनी है, जब अल्लाह को आपने जान देनी है तो आपको कौम को सच बताना है कि सच क्या है। सच ये है कि सारे के सारे बंदे हमने आइडेंटिफाई करनी है। सारी फुटेज हमारे पास है और फोन उन्होंने इतराफ कर लिया। फिर घर से जाने के बाद जब वो दोबारा आई, जब उन्होंने दरखास्त दी, हमने सख्त तरीन दफात लगाकर FIR भी काट दिया उनके कहने पे। लेकिन सच ये है कि किसी टैक्सी में उनके साथ कोई बंदा नहीं बैठा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चारों टैक्सी ड्राइवरों के साथ खुश हैं। अगर जरूरत पेश आई तो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से मैं चारों टैक्सी ड्राइवरों को मीडिया पे भी ले आऊंगा। लेकिन अभी मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर ये लोग सारा मलबा मुझ पे डाल देते हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है कि कौम को पहले सच बताना चाहिए और सच यही है कि सारे के सारे रूट, सारे के सारे ड्राइवर, उनके मालकान आइडेंटिफाई हो चुके हैं और किसी गाड़ी में कोई आदमी नहीं बैठा और सवार नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहूँगा तो फिर अफगान फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से मेरे खिलाफ बयान जारी कर। मगर शेख साहब, अगर ड्राइवर भी ये कह रहे हैं कि उनकी स्टोरी दुरुस्त नहीं है, IG भी कह रहे हैं कि हमने चारों से बात की है, आप भी ये बात कर रहे हैं, फिर मगर जो इनिशियल अस्पताल की रिपोर्ट आई थी उसमें फिर ये जो जिक्र किया गया कि जी हाथों पर रस्सी के निशान होना या फिर मार्क होना या फिर सूजन होना, ये क्यों है? हॉस्पिटल की रिपोर्ट के हवाले से आप लोगों ने क्या तहकीकात की है? वो रिपोर्ट देखें, उनकी की रिपोर्ट है और थोड़ा बहुत जो है, पहले वो गई अली हॉस्पिटल, वहां से उसका वालिद उनको पिम्स में लेके आया और वो भी करानी बड़ी जरूरी थी क्योंकि ये केस होने से पहले ही EU ने बयान दे दिया था। यानी केस अभी हमारे पास नहीं पहुंचा था लेकिन EU जो है वो मीडिया पे आ चुका था। फिर इंडियन मीडिया इतना सोशल मीडिया और दूसरा स्ट्रॉन्ग है कि सारी दुनिया में उन्होंने इसको एक इशू बनाया। इसलिए हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें कहा कि आप 2 दफा मुझे कहा कि इसको इन्वेस्टिगेशन हमने करके आज सुबह 11 बजे
शाह साहब के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, उनके हवाले कर दिए कि ये है इन्वेस्टिगेशन, और फिर कहा गया कि आईजी बैठ के उनके साथ सारी सूरत हाल भी बता लें। और अगर हम फॉरेन ऑफिस ने जरूरी समझा तो ये सारे डिप्लोमेट को भी ईद के बाद बुलाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। सो हमारे पास तो ये केस है, बाकी इसको किस तरह लड़ना है, फॉरेन मीडिया फॉरेन में कैसे लड़ना है, ये फॉरेन ऑफिस का काम है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें, एक चीज का लैब था, एक चीज की कमी थी कि गखड़ ये पिंडी से जो घंटों के बाद सामने को कह रहे हैं वो नहीं मिल रही थी, वो भी हमने फुटेज में निकाल ली, वो गाड़ी भी पकड़ ली, उसके दोनों मालिक जो हैं वो भी ले आए, और चारों की चारों गाड़ियां जो हैं वो हमारे आप कह सकते हैं तफ्तीश में शामिल हैं। और वो सारे के सारे ड्राइवरों को, 2 ड्राइवरों को उसने 500-500 रुपया भी किया है। तो हमारे पास तो ये तहकीकात है, बाकी स्टैंड अब क्या लेना है ये फॉरेन ऑफिस का काम। तो हमारे साथ हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब, हम शाह महमूद कुरैशी साहब से इस हवाले से पूछ लेंगे, मगर मुकदमा अगर उन्होंने दुनिया के आगे रखना है और अगर अफगान टीम भी आती है उन्हें भी बताना है, तो आपने सारी की सारी तहकीकात कर ली है कि वो रिपोर्ट दुरुस्त है नहीं है, अगर अस्पताल की रिपोर्ट है तो उसमें क्या लूप होल्स हैं या क्या मसाइल हैं, उसमें ये बातें क्यों लिखी हुई हैं, दुरुस्त है नहीं है, ये सारी की सारी आपने कर ली है तहकीकात, ताकि उनकी टीम को भी मुतमईन कर सके और दुनिया को भी अपना मौक़िफ़ सामने रख सके विद एविडेंस। उसका मुझे नहीं पता, मैं उतनी बात कहूँ जितना मुझे मेरी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर कहने का हक है। वो पहले गई अली, फिर वहाँ से अली हॉस्पिटल से वालिद के साथ एम्स गई और वहाँ घंटा रही वो, और उन्होंने वो रिपोर्ट ली, वो रिपोर्ट भी हमारे पास है। और जो वाकया टैक्सियों का है, जो खड्डा मार्केट से बात वो कहती हैं, टैक्सी जो है वो खड्डा मार्केट बिल्कुल उसने उतारा उनको गखर प्लाजा के आगे, और उसने उनको 500 रुपया भी दिया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी ये खबरें उठाई, फिर जो मनफी खबरें हैं वो भी शुरू हो जाती हैं, एक अलग सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अगर पाकिस्तान ने इसको काउंटर करना है तो बतौर वज़ीर ख़ारजा आप भी मौजूद थे आज IG साहब के साथ, आप खुद मुतमईन हुए हैं क्योंकि आज आपकी अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई है कि जो एविडेंस आपने देखी है उसमें इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है और आप दुनिया के आगे भी और अफ़गान टीम के आगे भी ये सारा का सारा मुकदमा रख सकते हैं? शाहज़ेब, पहली बात तो ये है कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, मैं किसी हतमी राय का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए हमने एक नोट वबाल दिया है, उस नोट वबाल में हमने कुछ तकाजे किए हैं, कुछ एक्सेस मांगी है, उनसे तावन हमने मांगा है। हम काफ़ी हद तक बात के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब उनका हमें मज़ीद तावन मिल जाए तो हम इस बात को अपने मंतक की अंजाम तक पहुँचाएँ। आज सुबह जब मेरी हनीफ अकबर साहब से बात हुई, अच्छे माहौल में बात हुई और हम इन्हें इस नतीजे पे पहुँचे कि मिलकर हमने इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। मैंने उनको पूरा यकीन दिलाया कि पाकिस्तान मुकम्मल तावन करेगा, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा। उनकी बेटी हमारी बेटी है और हमारी अपनी कदरें हैं, हमारी इस्लामी कदरें हैं, हमारी मशरकी कदरें हैं, हम पड़ोसी हैं, हम अपने ताल्लुकात की अहमियत से गाफिल नहीं हैं। जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, सफारती भी हैं, कानूनी भी हैं, हम उससे हरगिज़ गाफिल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे तावन करें और मैंने उनसे गुजारिश की कि इन हालात में जबकि इन्वेस्टिगेशन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, हम चाहेंगे कि आपका सफ़ीर का यहाँ होना और उनका जो रिकॉल का फ़ैसला है उस पर नज़रसानी कीजिए। एक तो दोहा में हमारे मज़ाकरात जो हैं वो जो चल रहे हैं पीस प्रोसेस के, और फिर इन दिनों में जहाँ सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है, हमें इंगेजमेंट बढ़ानी है, ना कि मनकता करनी है। बिल्कुल ठीक है। और शाह साहब, क्योंकि अब उनकी टीम भी आ रही है तो आपने भी जो एविडेंस देखी, क्योंकि आज आप IG साहब के साथ मौजूद थे, आपने भी सारे देख लिए कि सारे एंड्स कवर करती है ये, ड्राइवर से लेके जो एविडेंस सामने आई है, फिर जो मेडिकल रिपोर्ट का मामला है वो भी आपने देख लिया है कि आप भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो दुरुस्त नहीं है। शाहज़ेब, बहुत सी चीज़ें मेरे इल्म में हैं, लेकिन उनको इस वक्त शेयर करना मुनासिब नहीं होगा। इसमें क्योंकि ज़िम्मेदारी फ़ॉरेन ऑफिस को दी गई है, लीड रोल फ़ॉरेन ऑफिस का है, तो फ़ॉरेन ऑफिस आप समझते हैं जो सफारती नज़ाकतें हैं उनको समझता है, आदाब को भी समझता है, तो हमने मोहतात तरीके से आगे बढ़ना है।
बेहतर है शाह साहब, फिर मुझे एक और इशू पर बताइएगा कि चीन की तरफ से एक नाराज़ी नज़र आई उस वाक़े के बाद। पाकिस्तान की तरफ से पहले वर्जन आया, फिर तब्दीली आई, फिर आपके साथ चीनी सफ़ीर ने विज़िट भी किया, ज़ख्मियों को भी विज़िट किया, फिर आज चीनी सफ़ीर आर्मी चीफ से भी मिले हैं, फिर दासू डैम के हवाले से भी खबर आई कि वो नोटिफिकेशन वापस हो गया है। तो चीन को मुकम्मल इत्मीनान है, कोई नाराज़ी नहीं है जो हालात वाक़यात हुए उसके बाद? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब हॉस्पिटल गया, चीन के सफ़ीर मेरे साथ थे और हमने जो मरीज़ हैं उनकी तीमारदारी भी की मुश्तरका तौर पर। मैंने सवाल जवाब भी किए, मैंने डॉक्टर से उनकी राय भी ली, रिपोर्ट्स भी ली, और मुझे उनका जो एतमाद है, उनकी टीम भी आ चुकी है, उनकी टीम मौका मुलाहिज़ा कर चुकी है, तो उनका हम पर मुकम्मल एतमाद है और हमने मिलकर उन कुव्वतों को नाकाम बनाना है जो कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स में रखना डालना चाहती हैं और सीपैक की रफ्तार में वो रुकावटें डालना चाहती हैं। जो सीपैक के इस जो हमारा जो एक प्रोग्राम है, ये जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उस जो उनको चुभ रहा है, हमने मिलकर उनके इरादों को खाक में मिलाना है। अच्छा साहब, इतनी नाराज़ी कभी देखी नहीं गई है चीन की तरफ से। क्या वजह हुआ कि अचानक इतनी नाराज़ी का उनकी तरफ से इजहार किया गया? जो पाकिस्तान की तरफ से जो हर वजारत का अपना मौक़िफ़ था, वजारत ख़ारजा ने एक और रिस्पॉन्स दिया, दूसरे वज़रा एक और रिस्पॉन्स दे रहे थे, इसलिए वो नाराज़ हुआ, या उनके अपना रिस्पॉन्स को जो उस वाक़े दहशतगर्दी के वाक़या था उस पर हमारा रिस्पॉन्स कंट्राडिक्ट कर रहा था, वो इस बात से नाराज़ हुए? क्या वजह थी कि इतनी नाराज़ी दिखाई गई? नहीं, देखिए, अर्ज़ ये है, एक रिमोट इलाका था, वहाँ जो इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी वो अभी जो कि आंखों देखा हाल था उसका एक तासुर सामने आया। अब जब ऑब्वियसली जब आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब जाके मौके पे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो मेरी इस मौजू पर वहाँ दुशांबे में चीन के वज़ीर ख़ारजा से नफ्स नफीस मुलाकात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ, और मैंने उनको अर्ज़ कर दी कि देखिए, अभी किसी नतीजे पे पहुँचना कब्ल अज़ वक्त है, ये अवाइल की इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। हमारा उनका रिश्ता इस नौइयत का है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात भी करते हैं, एक दूसरे को एतमाद में भी लेते हैं, तो वो मुतमईन है। और ये जो तासुर मिला था कि खुदा न खास्ता आपको नाराज़गी है, ये है वो तासुर दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी साहब की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं एक और अहम खबर है जिसने भी बैनुल अक़वामी हेडलाइंस बनाई है, उस पर बात करेंगे। जासूसी के स्पाईवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी से मुताल्लिक एक तहलका खेज सहाफ़ती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दुनिया के 17 मोतबर सहाफ़ती इदारों ने हिस्सा लिया, और ये रिपोर्ट इस साल की सबसे बड़ी तहकीकाती खबर के तौर पर उभर कर सामने आई है। तहकीकात से वाज़ेह हो गया है कि इसराइली वज़ारत दिफा के मातहत काम करने वाली इसराइली कंपनी ने कई ममालिक को अपना बनाया हुआ स्पाईवेयर बेचा, जिसे न सिर्फ इख्तलाफ करने वाले सियासतदानों, इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों और वकला की जासूसी की गई, बल्कि ये इंकिशाफ भी हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो नंबर्स पहले इस्तेमाल करते थे वो नंबर्स भी मुमकिना टारगेट्स के डेटा की फहरिस्त में शामिल थे। इस खबर ने जदीद दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के नाजायज़ इस्तेमाल पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं और लोगों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के दावों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, क्योंकि अब कुछ किए बगैर, बैठे बिठाए, किसी के इल्म में आए बगैर किसी का भी फ़ोन किसी भी वक्त हैक हो सकता है। और इस जदीद हैकिंग स्पाईवेयर की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, बल्कि आप फ़ोन से जो कुछ कर रहे होंगे उस सब की निगरानी करने वाली हुकूमत या एजेंसीज़ के पास इल्म होगा। आपके फ़ोन की तस्वीर, वीडियोस, ईमेल्स, व्हाट्सएप और मोबाइल में मौजूद तमाम एप्लीकेशंस की मालूमात उस एजेंसी या हुकूमत के पास होंगी। आप फ़ोन से किसकी तस्वीर ले रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं, और यहाँ तक कि अगर आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं भी हो रहा है तब भी आपके फ़ोन का माइक्रोफोन एक्टिव होगा, उसके आसपास की तमाम आवाज़ें इस स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने वाले लोग सुन सकते हैं। कैमरा ऑन करके आसपास की चीज़ों को आपको देख सकते हैं। जिस स्पाईवेयर की बात हो रही है वो ज़ीरो क्लिक स्पाईवेयर है, यानी आपका फ़ोन हैक करने के लिए आपका किसी लिंक पर क्लिक करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़ोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आपका फ़ोन हैक हो सकता है। इस स्पाईवेयर का नाम पेगासस है, जो इसराइली कंपनी NSO ग्रुप की प्रोडक्ट है, और ये कंपनी 2010 में कायम हुई और गुज़िश्ता कुछ सालों में
इस स्पाईवेयर से कई मुमालिक में मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल लोगों के मोबाइल फोन्स की हैकिंग हुई। कई हुकूमतों पर इस स्पाईवेयर को खरीद कर अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के इल्जाम लगे, मगर अब इस हवाले से एक जामे और तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई है। सबसे पहले पेरिस की एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 50,000 फ़ोन नंबर्स के डेटा तक रसाई हासिल की, जो पेगासस नामी स्पाईवेयर इस्तेमाल करने वाले क्लाइंट्स के डेटा में शामिल था। और फिर इन दोनों इदारों ने गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, हेरल्ड, फ्रांस 24, द वायर समेत 15 सहाफती इदारों के साथ ऐसा डेटा शेयर किया और तमाम इदारों ने मिलकर इस तहकीकात का आगाज़ किया। और कल इस हवाले से द गार्डियन ने एक जामे रिपोर्ट शाया कर दी। द गार्डियन के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के 50,000 फ़ोन नंबर्स का जो डेटा लीक हुआ है, उससे लगता है कि ये वो नंबर्स हैं जो NSO ग्रुप के क्लाइंट्स यानी इसराइली कंपनी का स्पाईवेयर इस्तेमाल करने वाली हुकूमती क्लाइंट्स के लिए दिलचस्पी के नंबर्स हैं, जिनकी निगरानी के लिए उन्हें मुस्तकबिल में हैक करने के लिए निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक लीक नंबर्स में कुछ नंबर्स का फॉरेंसिक करने से ये जाहिर हुआ कि आधे से ज़्यादा नंबर्स में पेगासस स्पाईवेयर की निशानियां मिली, और जो नंबर्स लीक हुए उसमें एक मुल्क के हुक्मरान के रिश्तेदारों के नंबर्स भी शामिल थे, जिससे इशारा मिलता है कि इस हुक्मरान ने अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने ही खानदान के लोगों की निगरानी करने की हिदायत जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा में दुनिया भर से 180 सहाफ़ियों के नंबर्स भी शामिल हैं, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट और एसोसिएटेड प्रेस, अल जजीरा और रॉयटर्स के एडिटर्स, रिपोर्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के नंबर शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में मेक्सिको के उस रिपोर्टर का नंबर भी शामिल था जिसके कातिलों ने उसकी लोकेशन ढूंढकर उसे कत्ल किया, और इस रिपोर्टर का फ़ोन आज तक नहीं मिला, जिससे ये पता लगाया जा सकता कि इस रिपोर्टर का फ़ोन इस स्पाईवेयर से मुतासिर था या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा मुख्तलिफ ममालिक के बिजनेसमैन, मजहबी रहनुमा, NGOs, हुकूमती एहलकार, काबीना अरकान, मुल्क के सदूर और वज़राए आज़म भी शामिल हैं। 17 इदारों की तहकीकात और तज्ज़िये के मुताबिक लीक डेटा से पता चला है कि दुनिया की 10 हुकूमतें इसराइली कंपनी की कस्टमर हैं, जिसमें भारत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अजरबैजान, बहरीन, मेक्सिको, हंगरी, मोरक्को और रवांडा शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा के तज्ज़िये से इस बात की तरफ इशारा जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर जिस मुल्क ने निगरानी के लिए इस्तेमाल किए वो 15,000 नंबर्स के साथ मेक्सिको है, जिसकी मुख्तलिफ एजेंसीज पेगासस मालवेयर खरीदने के लिए जानी जाती हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात और मोरक्को ने निगरानी के लिए 10,000 नंबर्स को सिलेक्ट किया। 1,000 से ज़ायद फ़ोन नंबर्स यूरोपीय ममालिक के थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक के लोगों के फ़ोन नंबर्स मुमकिन निगरानी के हमले के लिए सिलेक्ट किए गए, उन ममालिक की तादाद 45 से ज़ायद है। रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा से यह जाहिर होता है कि NSO ग्रुप का स्पाईवेयर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कत्ल होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के करीबी साथियों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। और सिर्फ यही नहीं, जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात करने वाले तुर्की के प्रोसिक्यूटर भी उसका निशाना बने। अहम बात यह है कि जमाल खशोगी को 2018 में कत्ल किया गया, और उनके कत्ल के बाद NSO ग्रुप ने बयान जारी किया था कि हमारा इस सफाकाना कत्ल से कोई लेना देना नहीं। मगर हालिया लीक्स के मुताबिक जमाल खशोगी की अहलिया का फ़ोन 2017 और 2018 में टारगेट किया गया, यानी जमाल खशोगी के कत्ल से पहले इस हैकिंग स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने वालों ने उनकी अहलिया के फ़ोन को टारगेट किया। साथ ही जमाल खशोगी के कत्ल होने के 4 दिन बाद उनकी मंगेतर, जो कत्ल होने वाले दिन खशोगी के साथ थी, उनका फ़ोन इसराइली स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया और फिर मुतादिद दफ़ा उनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा के तज्ज़िये से लगता है कि खशोगी के मंगेतर के फ़ोन के हैकिंग के पीछे सऊदी अरब था। सिर्फ यही नहीं, भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने मुखालिफिन के खिलाफ स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने की तफसीलात सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लीक से जाहिर होता है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ राहुल गांधी के नंबर को भी हैकिंग के मुमकिन टारगेट के लिए 2 दफ़ा सिलेक्ट किया गया, जिससे राहुल गांधी भारत के उन दर्जनों सियासतदानों, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों में शामिल होते हैं जिनके नंबर्स इस फहरिस्त में जाहिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के 2 नंबर्स 2019 में इलेक्शन से पहले टारगेट के लिए सिलेक्ट किए गए। इसी तरह राहुल गांधी के 5 करीबी साथियों का नाम भी इस लीक में आया है, जो मुमकिन हमले की फहरिस्त में थे। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन के फॉरेंसिक तज्ज़िये के बगैर ये पता लगाना मुमकिन नहीं कि आया वो फ़ोन कामयाबी से हैक हुआ था या नहीं, और राहुल गांधी जो निगरानी से बचने के लिए हर गुजरते महीने अपना फ़ोन बदलते हैं, वो तज्ज़िये के वक्त अपना पुराना फ़ोन नहीं दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में राहुल गांधी के फ़ोन का कामयाबी से हैक होना नरेंद्र मोदी की हुकूमत को इलेक्शन से पहले राहुल गांधी के ज़ाती डेटा तक रसाई दे सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोरजन की जमात ने बीजेपी को रवां साल रियासती इलेक्शंस में शिकस्त दी। उनके फ़ोन के तज्ज़िये से मालूम हुआ कि हाल ही में वो हैक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1000 से ज़ायद फ़ोन नंबर्स का
तज्जिया करने और बीजेपी के सियासी मुखालिफ का फ़ोन हैक होने से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि भारतीय हुकूमत के मातहत भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज इन फ़ोन नंबर्स को टारगेट करने के पीछे थी। सिर्फ यही नहीं, सबसे हैरानकुन बात यह है कि कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी सिफारतखानों के नंबर्स भी इस लीक में शामिल थे और वज़ीर आज़म इमरान खान के पुराने नंबर्स भी मुश्तबा टारगेट्स वाले नंबर्स की फहरिस्त में शामिल थे। अहम बात यह है कि भारत सरकारी सतह पर अब भी ये तस्लीम नहीं कर रहा है कि वो इसराइली कंपनी का क्लाइंट है, मगर इस लीक से वाज़ेह हो गया है कि भारत भी इस स्पाईवेयर को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के सिफारतकारों और कश्मीर के अलहदगी पसंदों के नंबर्स का मुमकिना टारगेट्स की फहरिस्त में आना भारत की तरफ से अहम मामलात पर निगरानी की खबरों को तक़वियत दे रहा है। जबकि 2019 में ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यह खबर सामने आई कि हुकूमत इस सोच विचार में है कि अगले साल से वज़ीर आज़म से लेकर सदर तक बातचीत के लिए मकामी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत इस प्रोसेस में है कि वो सीनियर हुकूमती ओहदेदारों, आला फौजी एहलकारों को अहम मालूमात व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने पर पाबंदी लगाएगी। और अब मुमालिक की सतह पर हैकिंग की बाकायदा तफसीलात आना शुरू हो गई हैं। द गार्डियन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की तहकीकात से पता चलता है कि दुनिया भर के समाजी कारकुन, वुकला और दीगर शख्सियात रिस्क पर हैं। इसराइली कंपनी का यह स्पाईवेयर कैसे इस्तेमाल होता है और आपके फ़ोन को कैसे हैक करता है और लोगों की प्राइवेसी को किन खतरात का सामना है, इस हवाले से बरतानवी अखबार द गार्डियन की एक अहम रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बताया गया है कि जो ये समझते थे कि व्हाट्सएप या सिग्नल हैक नहीं हो सकता वो गलत है। लेकिन सबसे गैर मामूली बात यह है कि अब आपके फ़ोन को हैक होने के लिए किसी मैसेज या लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो क्लिक स्पाईवेयर है। आम बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से इसराइली कंपनी का यह स्पाईवेयर मुख्तलिफ ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और मुखालिफिन की निगरानी कर रहे हैं, मगर पहले इस हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे, मगर अब सब खुलकर सामने आ गया है। मगर इसराइली कंपनी अब भी इस मामले की तरदीद कर रही है। इसराइली कंपनी NSO ने बयान जारी करते हुए कहा है कि फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट गलत मफरूज़ों पर मुश्तमिल है। NSO इस बात पर जोर देना चाहता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी इस मकसद के साथ इन हुकूमतों के कानून नाफिज करने वाले इदारों और एजेंसीज को देते हैं ताकि जराइम और दहशतगर्दी को रोक कर जानों को बचाया जा सके। NSO कोई सिस्टम ऑपरेट नहीं करता और उसके पास डेटा को देखने के लिए कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मगर अहम बात यह है कि 2021 के आगाज़ में जब अल जज़ीरा ने इस मामले पर एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाई तो उसमें भी इसराइल की इस कंपनी का नाम आया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली वज़ारत दिफा के खिलाफ इसराइली अदालत में केस किया, लेकिन सबूतों को देखे बगैर, बहुत सारे सबूत थे मगर उन्हें देखे बगैर इसराइली अदालत ने उनका केस मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ एक मफरूज़ा ये भी है कि एप्पल कंपनी के फ़ोन जो इस्तेमाल करते हैं, यानी आईफोन जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें हैकिंग नहीं होती, मगर इसराइली कंपनी के स्पाईवेयर के पास ये सलाहियत भी मौजूद है। द गार्डियन के मुताबिक एप्पल हैकिंग टूल्स को देखते हुए तेज़ी से अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रहा है और उनका दावा है कि यह सबसे ज़्यादा महफूज प्लेटफॉर्म है, मगर हालिया तहकीक से पता चला है कि इसराइली कंपनी का स्पाईवेयर एक कदम आगे है। गार्डियन के मुताबिक हालिया तहकीक से पता चला है कि दुनिया की सबसे अप टू डेट आईफोन्स भी सबसे हालिया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इसराइली कंपनी की इस हैकिंग स्पाईवेयर से महफूज नहीं है। और अब पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि दुनिया का कोई भी शख्स निगरानी से महफूज नहीं है और इसराइल इस वक्त तनकीद की जद में है, भारत इस वक्त तनकीद की जद में है। भारत में एक तशवीश की लहर फैल गई है कि सहाफ़ियों से लेकर अपोजिशन के सियासतदान तक कोई नरेंद्र मोदी हुकूमत से महफूज नहीं है। हम सबकी स्पाइंग की कोशिश की गई है, क्योंकि जो इसराइली कंपनी दुनिया को ये स्पाईवेयर लाखों डॉलर्स में फ़रोख्त कर रही है वो इसराइली वज़ारत दिफा के मातहत है और इसराइली वज़ारत दिफा की इजाज़त के बगैर किसी मुल्क को ये टेक्नोलॉजी फ़रोख्त नहीं की जा सकती। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है और आज 160 की नफसियाती हद भी क्रॉस हुई और ज़्यादा क्रॉस हुई। डॉलर इंटरबैंक में 1 रुपये 55 पैसे गिरकर 160 रुपये 48 पैसे की सतह पर आया। ओपन मार्केट में 1 रुपये 20 पैसे गिर गया, 161 रुपये की सतह क्रॉस हुई। जून के महीने में करंट अकाउंट खसारा सिर्फ एक माह में जो आज नंबर्स आए हैं वो 1.6 अरब डॉलर से ज़्यादा है। पूरे साल सरप्लस चल रहा था, मगर अब जो साल के नंबर्स आए हैं उसमें 1.8 अरब डॉलर से ज़्यादा का करंट अकाउंट खसारा है। ऐसे में कहाँ मईशत जाती नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। मिसाल साहब सिर्फ एक महीने में जून में 1.6 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा, साल में 1.8 अरब डॉलर्स का खसारा, सिर्फ जून के महीने में 6.3 अरब डॉलर्स की दरामदाद। हमारी बात हुई शौकत तरीन साहब से और उन्होंने शो में कहा कि 5.5 से 6 अरब डॉलर्स के दरमियान ही दरामदाद रहेंगी, मगर हम करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लेंगे। आपको लग रहा है कंट्रोल होता नजर आएगा या मार्केट में इस वक्त है अनसर्टेनिटी इस हवाले से? लेकिन जो बजट प्रेजेंट किया गया है और आपने वजीर खजाना के स्टेटमेंट में बताया कि 6 बिलियन डॉलर तक मंथली इंपोर्ट जा सकती हैं, तो इससे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और मेरे ख्याल में हमारी जो तवक्कुआत थी
उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो नंबर आया है 1.6, ये तो काफ़ी हद तक चौंका देने वाला है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बजट प्रेजेंट किया गया है और जो हुकूमत का टारगेट लग रहा है कि जीडीपी को बढ़ाना है कंजम्पशन लेड या इंपोर्ट लेड ग्रोथ से, तो करंट अकाउंट ने तो बढ़ना है। अब सवाल ये है कि वो करंट अकाउंट कितना बढ़ेगा और उसको कहाँ से फाइनेंस किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब और करंट अकाउंट का खसारा होगा तो आईएमएफ की जाहिर है फिर अपनी शराइत उनके प्रोग्राम में भी हैं, अगर हमने फाइनेंसिंग अरेंज करनी है तो उनका प्रोग्राम बड़ा अहम हो जाता है। आपके ख्याल में ऐसे एवेन्यूज नजर आ रहे हैं कि आसानी से फाइनेंस हो जाएगा, आखिर में कोई मसला नहीं खड़ा होगा? क्योंकि हमेशा करंट अकाउंट का मसला खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के लिए। इसका एक सिंपल तरीका तो ये है, जो अभी शुरू भी कर दिया है हुकूमत ने, वो बोरोइंग की जाए। पिछली हुकूमतों ने भी यही किया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक साइकिल आता है बूम का, फिर बस्ट हो जाता है। तो अभी इस हुकूमत ने पिछले 1-2 महीने में, चूंकि इनको एहसास हो गया था, तो चाइना से $1 बिलियन की बोरोइंग की है। और आई थिंक इस बड़ी स्मार्टली जो यूरो बॉन्ड का टैक्स सिस्टम था उससे $1 बिलियन किया है। तो मुझे लगता है कि बोरोइंग से ही ये करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। मगर इसके साथ साथ मेरे ख्याल में आईएमएफ से ताल्लुकात बेहतर करने की भी ज़रूरत है, कुछ फिस्कल मॉनेटरी ग्रेजुअली टाइटनिंग करने की भी ज़रूरत है। और एक और चीज़ है जो आई थिंक ऑटोमेटिकली हो रही है, और इस वजह से आज हमने देखा रुपए की कदर में भी गिरावट देखी गई, कि चूंकि रुपया और डॉलर की पैरिटी फिक्स नहीं है, मार्केट ड्रिवन है, तो कुछ हद तक इस करंट अकाउंट को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि करेंसी वीक हो जाए, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, और 6.3 का जो रिकॉर्ड नंबर आया है जून का, शायद उसमें कुछ कमी देखी जा सके। मगर साहब जो इंपोर्ट्स की डिवीजन है उससे आपको लगता है, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हमें नज़र आती हैं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं, कि रुपया गिरेगा तो कोई इंपोर्ट्स में भी कमी आएगी, या फिर सिर्फ महंगाई ही हो जाएगी, या फिर हमें सिर्फ यही उम्मीद रखनी चाहिए कि तेल की कीमतें जो आज तो गिरी हैं वो $40-50 पर चली जाएँ, आज $70 से नीचे आया है ब्रेंट काफ़ी टाइम बाद, कि वो $40-50 पर चली जाएँ तो हमारा करंट अकाउंट शायद कर्टेल हो जाए। देखें, शॉर्ट रन में तो इलास्टिक नहीं होती, मगर मीडियम टर्म में इलास्टिक ज़रूर होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हुकूमत ने अभी गाड़ियों की ड्यूटीज़ कम की, FED, तो गाड़ियों की कीमत कम हुई। और अगर ये 160-165 हो जाता है, 162 तो हो गया है, तो कार की कीमतें बढ़ेंगी तो कार की इंपोर्ट कम हो जाएगी। इस तरह काफ़ी इंपोर्ट्स में कमी ज़रूर आती है कुछ गैप के बाद। तो मेरे ख्याल में करेंसी से तो मैनेज चीज़ें कुछ हद तक होती हैं। दूसरी जानिब मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ और भी मेजर लेने पड़ेंगे हुकूमत को, ताकि इंपोर्ट्स की जो है रफ्तार कम हो। मगर जिस तरह आपने कहा कि जो सबसे बड़ा पिछले महीने भी जो इंपोर्ट बिल बढ़ा था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस और बिलखुसूस तेल की कीमतें। और जिस तरह आज हमने देखा कि अचानक से अमेरिका में सुबह सवेरे 6% तेल की कीमतें गिर गई, तो अगर इस तरह कोई इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड गिर जाएं, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। मगर इसके बावजूद मेरे ख्याल में हुकूमत को कुछ मेजर लेने चाहिए, ताकि ये बूम एंड बस्ट साइकिल जो हम पिछले 10-20 साल से देख रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। फिर उसी साइकिल में पाकिस्तान नज़र आ रहा है, थोड़ी सी तरक्की के इशारे नज़र आए तो करंट अकाउंट खसारा फिर से सर उठाने लगा है। रुपया पहले ही 120-160 रुपये पर आ गया है, मगर उसके बावजूद हिस्टोरिक इंपोर्ट के नंबर हैं $6.3 अरब की जून के महीने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।